नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ की नई रिपोर्ट में बड़ी राहत भरी खबर आई है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 2025-26 के लिए 6.6% कर दिया है, जो चीन के 4.8% अनुमान से कहीं आगे है। इसका मतलब है कि भारत आने वाले सालों में भी अपनी विकास रफ्तार बनाए रखेगा। हालांकि आईएमएफ ने यह भी माना है कि शुरुआती तेजी लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती, इसलिए 2026 के लिए ग्रोथ अनुमान थोड़ा घटाकर 6.2% किया गया है। फिर भी ये दर दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं से कहीं बेहतर है। ग्लोबल लेवल पर आईएमएफ ने बाकी दुनिया की विकास दरों को नीचे किया है। अब 2025 में वैश्विक ग्रोथ 3.2% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है, जबकि विकसित देश मुश्किल से 1.6% की रफ्तार से बढ़ेंगे। यानी भारत इस सुस्ती के बीच भी ग्रोथ का इंजन बना रहेगा। इसी के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश का फॉरेक्स रिजर्व 702 अरब डॉलर के पार चला गया है, जो अब तक के रिकॉर्ड लेवल से सिर्फ 2.5 अरब डॉलर दूर है। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में आया उछाल रहा। बीते हफ्ते सोने की कीमतों में उछाल से भारत के सोने के भंडार का मूल्य 108 अरब डॉलर से भी ऊपर चला गया, यानी करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिकी बाजार कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली। S&P 500 और नैस्डैक दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए, जबकि डाउ जोन्स पहली बार 47,000 के पार बंद हुआ। टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। वजह साफ है, अमेरिका का महंगाई का डेटा उम्मीद से बेहतर आया है, जिससे बाजार को भरोसा है कि अगले हफ्ते FOMC मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर रेट कट नहीं हुआ तो मार्केट में गिरावट भी तेज हो सकती है। एनवीडिया, एप्पल और ब्रॉडकॉम जैसे दिग्गज टेक शेयरों में उछाल आया। अल्फाबेट के शेयर भी 2.7% चढ़े, क्योंकि कंपनी ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक को अपने एक्सक्लूसिव AI चिप्स देने के लिए अरबों डॉलर की डील की है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,870 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसमें वैसी तेजी नहीं दिखी जैसी अमेरिकी बाजारों में है। इन्फोसिस, HDFC बैंक, विप्रो, ICICI बैंक और डॉक्टर रेड्डीज के ADR में भी मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है। अब निवेशकों की नजर अगले हफ्ते की बड़ी अर्निंग्स रिपोर्ट्स पर है। बुधवार को अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट अपने नतीजे जारी करेंगे, जबकि गुरुवार को एप्पल और अमेजॉन की रिपोर्ट आएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड नेगोशिएशन बंद कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि कनाडा ने टैरिफ पर झूठा ऐड चलाया था, जिसके चलते उन्होंने डील टर्मिनेट कर दी है। अब रूस से तेल खरीद पर चर्चा करें तो सरकार ने साफ किया है कि उसने घरेलू रिफाइनरों को रूसी कच्चे तेल की खरीद घटाने का कोई निर्देश नहीं दिया है। ये पूरी तरह कंपनियों के अपने व्यावसायिक फैसले पर छोड़ा गया है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के कई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% अतिरिक्त शुल्क रूस से तेल खरीदने के कारण जोड़ा गया है। वर्तमान में रूस भारत की कुल तेल जरूरतों का करीब 34% हिस्सा पूरा कर रहा है, जबकि 2022 में यह आंकड़ा सिर्फ 0.2% था। यानी रूस अब भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी सबकी नजर है। कंपनी ने साफ किया है कि वो अमेरिका और यूरोप के नए रूसी ऑयल प्रतिबंधों का पालन करेगी और RNF जैसी रशियन कंपनियों से अब डील नहीं करेगी। इससे रिलायंस अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शन से बचना चाहती है। सेबी ने भी एक अहम फैसला लिया है। अब म्यूचुअल फंड्स को प्री IPO प्लेसमेंट में निवेश करने की अनुमति नहीं होगी, यानी वे IPO से पहले किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन पब्लिक इश्यू और एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में निवेश कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड सेक्टर से जुड़ी एक और खबर, अब कुछ फंड्स में UPI पेमेंट की सुविधा जुड़ गई है। इससे निवेशक अपने लिक्विड फंड से सीधे UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि ये सुविधा निवेशकों की आदतों में बहुत तेज बदलाव ला सकती है। अक्टूबर महीने में ही UPI ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 94,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारत सरकार की नई पहल भारत टैक्सी नाम से देश की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस लॉन्च हो गई है, जो ओला और उबर को सीधी टक्कर देगी। ये सरकार समर्थित प्लेटफॉर्म होगा।
आईपीओ मार्केट में भी नवंबर काफी एक्टिव रहेगा। लगभग 400 करोड़ रुपए के कई आईपीओ आने वाले हैं, जिनमें लेंसकार्ट, गो की पेरेंट कंपनी और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगर बाजार का माहौल पॉजिटिव रहा तो इनकी लिस्टिंग्स अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। कोटक एएमसी ने भी अपने नए ईटीएफ कोटक निफ्टी केमिकल ईटीएफ को लॉन्च करने की घोषणा की है। आज के लिए कोटक बैंक और जेन टेक्नोलॉजीज के Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिन पर बाजार की नजर रहेगी। एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी भारत रसायन अगले हफ्ते में फोकस में रह सकती है, क्योंकि कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट दोनों का ऐलान किया है। कंपनी अब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर को फेस वैल्यू 5 रुपए के 2 हिस्सों में बांटेगी। इतना ही नहीं, कंपनी 5 रुपए के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर एक बोनस शेयर भी देगी। सभी मंजूरियां मिलते ही 2 महीने के भीतर ये बोनस शेयर जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल स्टॉक 11,773 रुपए पर है और स्प्लिट और बोनस के बाद इसका भाव करीब 3,000 रुपए के नीचे आ सकता है। डायग्नोस्टिक कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने भी एक अहम ऐलान किया है। कंपनी 31 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी। इसके साथ ही कंपनी 2025-26 के लिए दूसरा इंटरिम डिविडेंड देने पर भी फैसला ले सकती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इनकम टैक्स विवाद में बड़ी राहत मिली है। सीआईटी अपील्स ने कंपनी को 1102.91 करोड़ रुपए की राहत दी है, जो 1194 करोड़ रुपए के विवादित टैक्स और ब्याज डिमांड के खिलाफ थी। अब सिर्फ 91 करोड़ रुपए का मामला आईटीएटी में जाएगा। कंपनी ने कहा है कि इस राहत से संभावित टैक्स लायबिलिटी में कमी आएगी। फिलहाल आईओसीएल का शेयर मामूली 0.29% की बढ़त के साथ 150.55 रुपए पर बंद हुआ। डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में करीब 90 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये निवेश लेंसकार्ट के आईपीओ से पहले किए गए प्री आईपीओ राउंड का हिस्सा है। लेंसकार्ट अगले हफ्ते आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए कंपनी करीब 2,150 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस रकम का इस्तेमाल नए स्टोर्स खोलने, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, मार्केटिंग और अधिग्रहण जैसे कामों में किया जाएगा। इसी बीच एलआईसी ने 2 एफएमसीजी दिग्गज कंपनियों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डाबर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये खरीद जुलाई से अक्टूबर के बीच की गई है, जिसे दोनों कंपनियों में एलआईसी का भरोसा साफ झलकता है। एलआईसी ने टाटा कंज्यूमर में अपनी हिस्सेदारी 6.63% से बढ़ाकर 8.64% तक कर ली है, जबकि डाबर में हिस्सेदारी 4.91% से बढ़कर 6.98% तक पहुंच गई है। BSE 100 की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 7.3% बढ़कर 1,347 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो अनुमान से थोड़ी कम रही। आय करीब 10% बढ़ी और 8,828 करोड़ रुपए रही, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। एबिडा थोड़ा घटकर 2,010 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 22.8% पर फिसल गया। शुक्रवार को स्टॉक 0.3% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने भी सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 10% बढ़कर 445 करोड़ रुपए हुआ, जबकि आय 12.2% बढ़कर 4,960 करोड़ रुपए रही। कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.85% और नेट एनपीए 1.29% पर आया। कुल बैलेंस शीट साइज बढ़कर 69,862 करोड़ रुपए हो गया और नए कार्ड्स की संख्या 9.36 लाख रही। स्पेंड्स में 31% की बढ़त दर्ज हुई और रिसीवेबल्स भी 8% बढ़े। BSE 500 की पेट्रोकेमिकल कंपनी सुप्रीम पेट्रोकेम ने सितंबर तिमाही में मुनाफे में तेज गिरावट दर्ज की। स्टैंडअलोन मुनाफा साल दर साल 47% घटकर 48.2 करोड़ रुपए रहा और आय भी घटकर 1,109 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने 2.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने डिविडेंड के भुगतान के लिए 31 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। शुक्रवार को स्टॉक करीब 0.5% की बढ़त के साथ 806 रुपए पर बंद हुआ था। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से 209 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया गया। ये ऑर्डर पीएम श्री योजना के तहत बिहार में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए था। रेलटेल ने कहा कि ये ऑर्डर रद्द होने के बावजूद उनके पूरे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अन्य प्रोजेक्ट्स पर असर नहीं पड़ेगा। कंपनी देश भर में पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मालिक है और दूरसंचार क्षेत्र में अहम योगदान देती है। एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को फिनोलेक्स जे पावर सिस्टम्स के साथ महाराष्ट्र में 168.40 करोड़ रुपए का नया ठेका मिला है। ये ठेका डबल सर्किट 220 kV ट्रांसमिशन लाइन बनाने का है और 18 महीने में पूरा होगा।
इरकॉन की इस जॉइंट वेंचर में 51% हिस्सेदारी है, जबकि फिनोलेक्स जे पावर सिस्टम्स की 49% है। कंपनी ने बताया कि प्रोजेक्ट 18 महीने में पूरा होगा। ये ठेका बिजली सप्लाई को और ज्यादा विश्वसनीय और स्थिर बनाने के लिए अहम है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। बैंक का मुनाफा साल दर साल लगभग 3% घटकर 3,253.30 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान के करीब ही है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से होने वाली आय 4.2% बढ़कर 7,311 करोड़ रुपए हो गई, जो बैंक के लिए सकारात्मक संकेत है। बैंक की एसेट क्वालिटी यानी खराब कर्ज की स्थिति सुधरी है। ग्रॉस एनपीए 1.39% पर आया, जो पिछली तिमाही के 1.48% से कम है। नेट एनपीए भी 0.32% पर आ गया। प्रोविजनिंग यानी संभावित नुकसान के लिए अलग रखी गई राशि में तिमाही दर तिमाही कमी आई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा घटकर 4.54% हो गया है। क्रेडिट कॉस्ट यानी कर्ज से होने वाला खर्च 0.79% रहा। शेयर बाजार में शुक्रवार को बैंक का स्टॉक करीब 2% गिरकर बंद हुआ था, जो निवेशकों की सतर्कता दिखाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया है। कंपनी ने अपनी नई सब्सिडरी रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड बनाई है, जिसमें 2 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया गया है। ये वेंचर भारत में एआई आधारित एंटरप्राइज सॉल्यूशंस तैयार करेगा, जो कंपनियों को अपने कामकाज में जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने में मदद करेगा। इस साझेदारी के तहत मेटा के ओपन सोर्स लामा मॉडल्स का इस्तेमाल होगा, जिससे भारत के छोटे बड़े सभी बिजनेस को सस्ती और सुरक्षित एआई सेवाएं मिल सकेंगी। रिलायंस और मेटा का ये जॉइंट वेंचर करीब 855 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा, जिसमें रिलायंस इंटेलिजेंस का 70% और मेटा की सब्सिडरी फेसबुक ओवरसीज का 30% हिस्सा होगा। मुकेश अंबानी ने इसे भारत की इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बताया है। एनसीसी लिमिटेड को कोल इंडिया की सब्सिडरी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से झारखंड के अमरापाली प्रोजेक्ट में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी वैल्यू करीब 6,829 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी को 413.59 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाने और 233 मिलियन टन कोयले का उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होगी। क्योर फूड्स को सेबी से अपने 800 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। ये कंपनी ईट फिट, केक जोन और क्रिस्पी क्रीम जैसे ब्रांड चलाती है। आईपीओ में आयरन पिलर, एक्सेल, चिरायते वेंचर्स और क्योर फिट हेल्थ केयर जैसे निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी जुटाई गई रकम से नए क्लाउड किचन खोलेगी, कर्ज चुकाएगी और अपने ब्रांड विस्तार पर खर्च करेगी। वित्त वर्ष 2025 में क्योर फूड्स का राजस्व 746 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2023 के मुकाबले लगभग दोगुना है। हालांकि घाटा अभी भी करीब 170 करोड़ रुपए पर बना हुआ है। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज को अवाडा वेंचर से नागपुर के बोटीबोरी एरिया में बनने वाली ग्लास फैक्ट्री के लिए 130 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी इस प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन, फैब्रिकेशन और प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग का निर्माण करेगी। ईपैक प्रीफैब का हालिया प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा है। सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा दोगुना बढ़कर 29.46 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 270 करोड़ से बढ़कर 436 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लगातार बढ़ते ऑर्डर और प्रोजेक्ट्स के चलते ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में तेजी से उभर रही है। इन्फोसिस ने कहा कि उसका शेयर बायबैक अब ओपन मार्केट रूट से होगा। आरबीएल बैंक के शेयरों में तेजी दिखी क्योंकि बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के साथ को लैंडिंग एग्रीमेंट किया है। लेटन व्यू एनालिटिक्स ने भी अपनी तिमाही नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का तिमाही मुनाफा 14% गिरकर 44 करोड़ रुपए पर आ गया, लेकिन साल दर साल बढ़त 12.4% रही। आय तिमाही 9% बढ़कर 257.5 करोड़ रुपए हो गई और साल दर साल बढ़त 23% की दर्ज की गई। कंपनी का EBITDA 56 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 21.75% पर पहुंच गया। हालांकि स्टॉक शुक्रवार को 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 428.2 रुपए पर बंद हुआ। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज को अवाडा वेंचर से 130 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बनने वाली ग्लास फैक्ट्री के लिए डिजाइन, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन से जुड़ा है। सोमवार को इस खबर से मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 25 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है, जो उसकी सब्सिडरी नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड के लोन के लिए सुरक्षा के तौर पर है। इसका तत्काल कोई वित्तीय असर नहीं है, लेकिन इसे पोटेंशियल लायबिलिटी के रूप में दर्ज किया गया है।
कंपनी के शेयर पिछले महीने 7.75% और साल भर में 31% गिर चुके हैं, लेकिन 5 साल में निवेशकों को 58,566% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स को आंध्र प्रदेश की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 445 करोड़ रुपए का सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट मिला है। ये अब तक कंपनी का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है और 38,699 उपभोक्ताओं के घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ेगा। कंपनी इसे लगभग 6 महीनों में पूरा करने की योजना बना रही है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। 2025 में 34 गीगावाट नई बिजली क्षमता जोड़ी गई, जिसमें 29.5 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्स से आई। देश के कुल रिन्यूएबल क्षमता अब 220 गीगावाट के करीब है और 2030 तक इसे 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ऊर्जा संग्रहण यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की मांग भी बढ़ रही है। BESS सिस्टम बिजली को स्टोर करता है जब उत्पादन ज्यादा होता है और जरूरत पड़ने पर ग्रिड को सप्लाई करता है, जिससे ब्लैकआउट की संभावना कम होती है और रिन्यूएबल एनर्जी का अधिकतम इस्तेमाल संभव होता है। BESS सेक्टर में कई स्मॉल कैप कंपनियों पर नजर रखी जा रही है। एडवाइट इंफ्राटेक 1000 गीगावाट का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। बोंडाडा इंजीनियरिंग ने तेलंगाना में 240 करोड़ रुपए का BESS प्रोजेक्ट जीता है। जुपिटर वैगन्स में बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए ऑर्डर हासिल किए हैं। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ने स्टैटकॉन एनर्जिया में हिस्सेदारी खरीदी है, जो BESS सिस्टम बनाती है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड मटेरियल तैयार कर रही है। PCBL बैटरी केमिकल्स में अल्ट्रा कंडक्टिव प्रोडक्ट्स विकसित कर रही है। IEX स्टोरेज के जरिए बिजली की तरलता बढ़ाने में काम कर रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सायंट, HFCL, NCC और टीटागार रेल सिस्टम्स को FNO सेगमेंट से हटाने की घोषणा की है। ये बदलाव जनवरी 2026 एक्सपायरी से लागू होगा। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स दिसंबर 2025 तक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन उसके बाद नए फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोले जाएंगे। NSE का उद्देश्य FNO में तरलता और स्थिरता बनाए रखना है। RBI अब डॉलर से ज्यादा भरोसा सोने पर करने लगा है। अप्रैल 2023 से बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहा है और अब तक करीब 600 किलो सोना अपने रिजर्व में जोड़ चुका है। इस खरीद के बाद भारत के पास कुल 880 टन से ज्यादा सोना हो गया है, जिसकी वैल्यू 102 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गई है। यानी पहली बार गोल्ड रिजर्व 100 बिलियन के पार चला गया है। RBI ने सिर्फ गोल्ड रिजर्व नहीं बढ़ाया, बल्कि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स यानी US ट्रेजरी सिक्योरिटीज में निवेश घटाया है। जुलाई 2023 तक भारत का US ट्रेजरी निवेश घटकर 219.7 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले ये 238 बिलियन था। सोना इस वक्त एक सुरक्षित और स्थिर विकल्प के रूप में उभरा है, क्योंकि ब्याज दरें कब घटेंगी या बढ़ेंगी इस पर कोई निश्चितता नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस का कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतें भी RBI के इस फैसले को मजबूत बना रही हैं। फिलहाल RBI के फॉरेन रिजर्व्स में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 13.6% हो गई है, जबकि एक साल पहले ये सिर्फ 9.3% थी। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू अब 698 बिलियन डॉलर के करीब है, जो दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है।